Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 25th March 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Chief Justice of India recuses himself from Election Commission case. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity as well as GS paper 4 ethics and integrity point of view. तो इस टॉपिक को समझने के लिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 सब क्लॉज 2 को रिवाइज करते हैं. देखिए, दिस आर्टिकल सेज दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एज द प्रेसिडेंट में फिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फिक्स नहीं किया हुआ है. करेंटली इलेक्शन कमीशन के अंदर 3 मेंबर्स होते हैं, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स. अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स आर टू बी मेड बाय द प्रेसिडेंट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन. तो इलेक्शन कमीशन के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे. And you all know that President acts on aid and advice of Council of Ministers. यानी कि इनडायरेक्टली इलेक्शन कमिश्नर्स का जो अपॉइंटमेंट है इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट दैट लाइज इन द हैंड्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. Naturally, it raises question on autonomy of election commission as well as conduct of फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. क्योंकि जो पार्टी सरकार में है, जिसके पास मेजॉरिटी है, वही पार्टी सरकार में है, उसके एग्जीक्यूटिव्स हैं, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं. अब जब फ्रेश इलेक्शन कराया जाना होगा तो उस वक्त ये जो पार्टी है उसका कहीं ना कहीं एक से है, जो पार्टी पावर में है उसका से है इन अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स. तो हो सकता है कि जो पार्टी पावर में है वो पहले से ही ऐसे लोगों को इलेक्शन कमीशन के अंदर अपॉइंट करके रखे जो उस पार्टी को फेवर करे ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम. ऐसा नहीं भी करती है तो भी कम से कम फेयरनेस पे क्वेश्चन तो रेज किया ही जा सकता है. लैक ऑफ इम्पार्शियलिटी का तो मामला उठ ही सकता है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का तो मामला उठ ही सकता है, बिकॉज इनडायरेक्टली एग्जीक्यूटिव्स are managing appointment or rather I should say were managing appointment of the election commissioners. तो इसी मामले को रेज किया गया कि ये जो व्यवस्था है जिसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर्स को और प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसमें कहीं ना कहीं फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस को क्वेश्चन किया जा रहा है. तो इस डायरेक्शन में एक केस रजिस्टर किया गया सुप्रीम कोर्ट में जिसका नाम है अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 2023. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को डायरेक्शंस दिए कि आप एक अलग से कानून बनाइए जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को डिटेल्ड तरीके से इलाबोरेट किया हुआ हो, जिसमें फ्री एंड फेयरनेस, जिसमें ट्रांसपेरेंसी सीधा सीधा दिख रहा हो. इस तरीके का एक कानून बनाइए. और जब तक कानून नहीं बनता है तब तक सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्टिव दिया कि जब तक कानून नहीं बनता है तब तक 3 मेंबर की कमेटी होगी जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे एंड लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे. ये 3 मेंबर की कमेटी जो है वो नाम रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस बेसिस पे अपॉइंटमेंट करेंगे अगर कोई वैकेंसी होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की या इलेक्शन कमिश्नर्स के पोस्ट की. तो अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देश दिया कि आप एक कानून बनाएं जिससे इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में ट्रांसपेरेंसी आए. इन द मीनवाइल देयर शुड बी अ कमिटी फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट दैट विल इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन. फिर भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के हिसाब से कानून बनाया. दिसंबर 2023 में ही कानून बन करके आ गया. इस कानून का नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023.
इस कानून में क्या अरेंजमेंट किया गया है थोड़ा वो देखिए। देखिए, देयर विल बी अ सर्च कमिटी। अगर मान लीजिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर का पोस्ट खाली होता है तो एक सर्च कमेटी होगी। उस सर्च कमेटी में लॉ मिनिस्टर होंगे चेयरपर्सन। उसके अलावा देयर विल बी 2 ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी। ये सर्च कमेटी 5 कैंडिडेट्स का नाम तैयार करेगी जो प्रोबेबल कैंडिडेट्स हो सकते हैं फॉर अपॉइंटमेंट। उन 5 कैंडिडेट्स के नाम को भेजा जाएगा टू द सिलेक्शन कमेटी और सिलेक्शन कमेटी में होंगे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। यानी कि जो अनूप बर्नवाल जजमेंट में जो इंटरिम अरेंजमेंट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन तो थे कमिटी में, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जगह पे जो कानून बना है उसमें यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को डाल दिया गया है एज पर द न्यू लॉ। तो कहीं ना कहीं एक नियम बनाया गया, नया कानून बना करके इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के लिए एक नियम बनाया गया, लेकिन उसमें जुडिशियरी के रोल को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया। अर्लियर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से जुडिशियरी का रोल था, कानून में जुडिशरी का रोल हटा दिया गया। एंड यू कैन सी कि एज पर द न्यू प्रोसीजर स्टिल प्रीपोंडरेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स एग्जिस्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, क्योंकि सर्च कमेटी में तो सारे के सारे एग्जीक्यूटिव्स ही हैं, लॉ मिनिस्टर हेड कर रहे हैं, बाकी ऑफिसर्स हैं। उसके अलावा जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें प्राइम मिनिस्टर हैं एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव्स की प्रीपोंडरेंस है, यानी कि मेजॉरिटी है। तो कहीं ना कहीं अभी भी एग्जीक्यूटिव्स, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो पार्टी इन पावर हैविंग मेजॉरिटी इन लोकसभा, उनका से है, उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट से है इन अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन मेंबर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हो। तो इसी इशू को रेज किया गया रिसेंटली, फिर से पिटीशन डाला गया सुप्रीम कोर्ट में। ये जो नया कानून है, it is still not very fair and transparent. It still allows executives to have direct say, या at least you may say indirect control on appointments of election commissioners. तो ये पिटीशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में। इसमें क्या चैलेंज किया गया, वाई द लॉ इज बीइंग चैलेंज्ड? तो जैसा कि मैंने आपको कहा, द न्यू लॉ रिप्लेसेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विथ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, सो स्टिल द सिलेक्शन पैनल इज डोमिनेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव. The new law deviates from the directives of the Supreme Court in Anup Barnwal case of 2023, and there is still question on independence of election commission, and that is why, despite the new law, the spirit of free and fair election is being questioned, which is a basic structure of the Indian Constitution. अब ये जो पिटीशंस डाले गए हैं नए कानून के खिलाफ, 2023 दिसंबर में जो कानून आया जिसमें अपॉइंटमेंट का ये प्रोसीजर ले डाउन किया गया है, उसके अगेंस्ट जो पिटीशंस डाले गए हैं, उन पिटीशंस की सुनवाई करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच तैयार करनी होगी जिसमें कुछ जजेज होंगे जो उस पिटीशन पे सुनवाई करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच तैयार की जा रही थी in order to hear these petitions against the law regarding appointment of election commissioners, उस बेंच से अपने आप को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने, जस्टिस सूर्यकांत ने रिक्यूज कर लिया है, मतलब विड्रॉ कर लिया है। उन्होंने कहा कि वो इस बेंच का हिस्सा नहीं हो सकते, साइटिंग कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उन्होंने कहा कि अगर वो इस बेंच का हिस्सा होते हैं तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला होता है, आइदर रियल या डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और अदरवाइज इट कैन बी परसीव्ड एज ए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला उठता है। देखिए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है पहले वो समझ लीजिए। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज अ सिचुएशन वेयर अ पब्लिक ऑफिशियल may be in a position where he might be required to give importance to his duty, or might otherwise or also may go in the direction of giving importance to his selfish vested interest. मैं इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से बता देता हूं, और सिंप्लीफाई कर देता हूं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, किसी भी ऐसी सिचुएशन में जब आपकी दो इंटरेस्ट, वन इंटरेस्ट अराइजिंग आउट ऑफ योर ऑफिशियल ड्यूटी एंड अनदर इंटरेस्ट अराइजिंग आउट ऑफ योर पर्सनल प्राइवेट इंटरेस्ट,
diverges, then that situation is known as conflict of interest. ये पर्टिकुलर मामला समझिए, इस पर्टिकुलर मामले में conflict of interest इशू क्यों आ रहा है? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि देखिए, अगर मैं फैसला इस पिटीशन में ऐसा सुनाता हूं कि नहीं, सरकार का ये कानून गलत है और उनको अनूप बर्नवाल वाले जजमेंट के हिसाब से ही सिलेक्शन कमेटी बनानी चाहिए जिसका मेंबर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख सकता है बाकी लोगों को कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वांट्स टू हैव मोर पावर फॉर हिमसेल्फ, यानी कि he is having a vested interest. He is not fulfilling his duty of being a judge of Supreme Court in purely fair manner, in impartial manner. क्योंकि अगर वो फैसला सुनाते हैं कि अनूप बर्नवाल वाला जजमेंट को फॉलो किया जाए, तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पे उनका खुद का एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे या तो वाकई तौर पे एक इंसान अपने ऑफिशियल ड्यूटी को डेरिलिक्ट करके पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल करता है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज एक्चुअल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या रियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। या अगर वो अपने ऑफिशियल ड्यूटी को फुलफिल भी कर रहा है, येट इफ देयर इज ए पॉसिबिलिटी, वो ऐसे पोजीशन में है जहां पे पॉसिबिलिटी है कि ही कैन गिव priority to his personal interest, then that situation is known as perceived conflict of interest. जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, आप डीसी हैं किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर और आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट देना है किसी सिविल वर्क का, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट अपने फ्रेंड को दे दिया, फ्रेंड की किसी कंपनी को दे दिया। अब अगर आपने वो कॉन्ट्रैक्ट प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट दिया, संयोग से वो आपके दोस्त की कंपनी निकली, तो इस केस में इसको कहा जाएगा परसीव्ड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आपने तो मेरिट को बेसिक इंपॉर्टेंस दिया और आपने अपनी पूरी ड्यूटी ईमानदारी से की, लेकिन दुनिया को ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे आपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए अपने दोस्त की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। और अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए दिया अपने दोस्त की कंपनी को क्योंकि वो आपका दोस्त है, तब तो इस केस में इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्चुअल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज रिक्यूज्ड हिमसेल्फ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर केस, और उन्होंने साथ ही साथ ये भी डायरेक्शन दिया है कि कोई भी ऐसा जज जो अभी लाइन में है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के, सीनियरिटी के बेसिस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं, तो एक लिस्ट तैयार होती है कि अगले 4-5 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे। तो एनी जज हु इज इन लाइन ऑफ बिकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड नॉट बी ऑन द बेंच हियरिंग दिस पिटीशन, बिकॉज देयर विल बी आइदर डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगर जजेस ने जानबूझ करके फैसला सुना है कि चलो हमारा भी पावर बढ़ जाएगा, तो दैट इज एक्चुअल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर वो अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं, इम्पार्शियल मैनर में सुन भी रहे हैं, येट इफ दे गिव जजमेंट वेयर दे आस्क गवर्नमेंट टू इंक्लूड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देन इट मे बी परसीव्ड एज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसी कारण से the Chief Justice of India has recused himself. Also, he has asked other judges who are in line to become Chief Justice of India to recuse. ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ recusal है, यानी कि किसी पर्टिकुलर केस से अपने आप को विड्रॉ कर लेना बाय द जजेस, इट इज बेस्ड ऑन अ लेटिन रूल या लेटिन मैक्सिम, मैक्सिम मतलब रूल होता है, विच इज नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, मीन्स नो वन शुड बी अ जज इन देयर ओन केस। आप अपने केस के अंदर खुद ही जज और खुद ही वकील नहीं हो सकते। One has to, if fairness and absence of bias has to be ensured, then one should not be judge in their own case. A case must be decided by a third party in dispassionate manner. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। यू मे सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल एंड परसीव्ड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर के लिए, जीएस पेपर 4 के लिए। ये टॉपिक मैंने इसीलिए चूज ही किया है क्योंकि पॉलिटी में काम आए ना आए, एथिक्स पेपर में जरूर काम आएगा। तो सिंपल सा प्रश्न है कि क्या होता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो डिफाइन करें, बताएं एक्चुअल एंड परसीव्ड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, जो मैंने फ्रेंड की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने वाला एग्जांपल दिया वो दे सकते हैं। जानबूझ करके आपने अपने फ्रेंड की कंपनी को दिया है, तब दैट इज डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपने प्योरली मेरिट बेसिस पे दिया, येट वो कंपनी आपके दोस्त की कंपनी निकली, तो दैट विल बी परसीव्ड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और एडमिनिस्ट्रेशन में आपको परसीव्ड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से भी बचना है। आप पूरा काम अपना ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन अगर जनता को आपके एक्शंस पे डाउट है,
तो भी गुड गवर्नेंस इंश्योर नहीं हो पाएगा, बिकॉज देयर विल बी ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन गवर्नमेंट एंड द गवर्नड. तो यू मस्ट अवॉइड, व्हेन यू आर इन एडमिनिस्ट्रेशन, यू मस्ट अवॉइड परसीव्ड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल. एक और बात है कि सर मेंस क्वेश्चन जो आप देते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसके साथ साथ सॉल्यूशन पूरा मत दिया कीजिए, अगले दिन दिया कीजिए, ताकि हम लोग अपने मन से लिखें और बाद में आंसर चेक कर पाएं. देखो, मैं साथ ही साथ थोड़ा हिंट्स इसलिए लिख करके दे देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कई सारे ऐसे नए स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स, जिनका हाथ ही नहीं चलता है बिल्कुल सवाल देखने के बाद. बात समझ आ रही है, आइडिया समझ आ रहा है, लेकिन हाथ चलता ही नहीं है. उनके लिए मैं हिंट्स दे देता हूं कि वो देख लें एक बार हिंट्स को, उसके बाद हिंट्स को बंद करके अपने हिसाब से लिखें. कुछ तो आइडिया उनके दिमाग में आएगा. जो थोड़े से मैच्योर स्टूडेंट्स हैं, जिनका कुछ दिन का प्रैक्टिस हो गया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि बिना आंसर देखे आप अटेम्प्ट करें. एक नियम बनाए कि मुझे आंसर नहीं देखना है, मुझे अटेम्प्ट करना है, बाद में मैं आंसर से क्रॉस चेक कर लूंगा. और आज मुझे थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि नहीं सर, आप जिस दिन क्वेश्चन दे रहे हैं उसी दिन आंसर मत दिया कीजिए, नेक्स्ट डे दीजिए. इफ़ मोस्ट ऑफ यू अग्री इन दैट लाइन, तो मैं ऐसा ही करना शुरू कर दूंगा. फिर मैं डेली आंसर देना बंद कर दूंगा, नेक्स्ट डे दूंगा, जैसे प्रीलिम्स के आंसर्स देता हूँ, MCQs के आंसर्स देता हूँ. तो आप लोग मुझे बताएं, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हैं, जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं, उनको डायरेक्ट हिंट्स की जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट शेड्यूल कास्ट एंड कन्वर्जन नॉर्म्स, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2, इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई कास्ट, रेस और ट्राइब्स etc which shall be deemed to be scheduled caste. तो मुद्दा यह है कि आर्टिकल 341 के अंतर्गत प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू उन कम्युनिटीज को इंक्लूड किया जा सकता है अंडर शेड्यूल कास्ट, जो प्रेसिडेंट अनाउंस करे. सरल भाषा में कहें तो आर्टिकल 341 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर डिक्लेयर करें कि किन किन कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट कहा जा सकता है. ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो इनडायरेक्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल डिसाइड द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट. तो ये आर्टिकल 341 कहता है. सरल भाषा में प्रेसिडेंट तय करेंगे कि किस किस कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जाना है. अकॉर्डिंगली, यूजिंग पावर अंडर आर्टिकल 341, प्रेसिडेंट रिलीज्ड कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर ऑफ 1950. तो ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रिलीज किया गया 1950 में. उस 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में हिंदू कम्युनिटी के ही कुछ सब कास्ट्स को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया गया. तो ओरिजिनल जो ऑर्डर निकला 1950 में, उसके हिसाब से हिंदुइज्म के अंदर ही कुछ कम्युनिटीज को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया गया. बाद में 1956 में इस ऑर्डर को फिर से अमेंड किया गया और सिख रिलीजन के कुछ कम्युनिटीज को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया गया. 1990 में इस ऑर्डर को, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को फिर अमेंड किया गया और बुद्धिस्ट कम्युनिटी के कुछ लोगों को, कुछ मेंबर्स को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया गया. तो पॉइंट ये है कि आज के टाइम में सिर्फ 3 धर्म के ही कुछ मेंबर्स, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड सिखिज्म. सबसे पहले हिंदुइज्म को दिया गया 1950 में. हिंदू कम्युनिटी के अंदर कुछ सब कैटेगरी को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया गया 1950 में, 1956 में सिख्स को और 1990 में बुद्धिस्ट को. तो ये 3 धर्म के लोग में ही शेड्यूल कास्ट हो सकते हैं. दोज हु कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी या इस्लाम, मत लीजिए कि पहले आप शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में थे या कोई भी इंसान शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में था, हिंदुइज्म में, बुद्धिज्म में, सिखिज्म में, और दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में etc, तो उसको फिर शेड्यूल कास्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा. अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ये जो रिलीजन वाला लिमिटेशन है फॉर डिटरमाइनिंग शेड्यूल कास्ट स्टेटस, इट डज नॉट अप्लाई फॉर ST एंड OBC स्टेटस. OBC किसी भी रिलीजन के अंदर हो सकता है, ST किसी भी रिलीजन के अंदर हो सकता है. अब करंट केस आते हैं. देखिए, एक पिटिशनर है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने केस फाइल किया. ही वॉज बॉर्न हिंदू, ही वॉज बॉर्न इन ए शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी in Hindus, but later on he got converted to Christianity. Recently, he filed a case in Supreme Court seeking protection under Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989. उनके खिलाफ कुछ कास्टिस्ट रिमार्क्स पास किया कुछ लोगों ने, तो उनके खिलाफ फिर इन्होंने
जो पहले हिंदू थे, शेड्यूल कास्ट, बाद में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, इन्होंने केस रजिस्टर करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तो आप क्रिश्चियन हैं और क्रिश्चियन शेड्यूल कास्ट होता नहीं है। शेड्यूल कास्ट तो सिर्फ हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म में होता है। सो सिंस यू हैव लॉस्ट योर शेड्यूल कास्ट स्टेटस, दैट इज व्हाई यू कैन नॉट रजिस्टर क्लेम अंडर दिस SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इफ ए पर्सन कन्वर्ट्स फ्रॉम हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म, देन हिज SC स्टेटस इज लॉस्ट इमीडिएटली। अच्छा, एक और बात ध्यान दे दीजिए कि मान लीजिए कि आप पहले, कोई एक इंसान पहले हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड सिखिज्म को बिलोंग नहीं करता था, किसी और धर्म को बिलोंग करता था, से क्रिश्चियनिटी को या इस्लाम को बिलोंग करता था। अब वो अगर कन्वर्ट अपने आप को करता है तो आइदर हिंदुइज्म, बुद्धिज्म या सिखिज्म, तो उसको SC स्टेटस नहीं मिलेगा। और अगर कोई इंसान पहले से SC था, हिंदू कम्युनिटी के अंदर, बुद्धिस्ट या सिखिस्ट कम्युनिटी के अंदर SC था, उसने अपने आप को किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर लिया, से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया, और वापस से वो अपने आप को कन्वर्ट करना चाह रहा है इनटू हिंदुइज्म, बुद्धिज्म या सिखिज्म, इसको कहा जाएगा रिकन्वर्जन। रिकन्वर्जन के केस में भी उसको ऑटोमेटिकली शेड्यूल कास्ट स्टेटस नहीं मिलेगा। उसको साबित करना होगा कि हिज कन्वर्जन इज बोनाफाइड, रिकन्वर्जन इज बोनाफाइड, जस्टिफाइड, फेयर। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि धर्मों का परिवर्तन जो है वो फ्री विल से होना चाहिए, नॉट विथ सम अल्टीरियर मोटिव। ये नहीं कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन हमको मिल जाए इसलिए हमने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। अदरवाइज तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे, मान लीजिए हिंदुइज्म में, या मान लीजिए कोई एक हिंदू आदमी अपने आप को क्रिश्चियन में या कहीं पे कन्वर्ट किया, बाद में उसको लगा कि अरे यार ये तो गलती हो गई, मेरा शेड्यूल कास्ट का बेनिफिट चला गया जिससे मुझे रिजर्वेशन मिलता नौकरियों में, वापस से अपने आप को रिकन्वर्ट कर ले। तो अगर इस तरह की एक्टिविटी कोई करता है तो कहीं नहीं कहीं इस एक्शन को सपोर्ट नहीं किया जा सकता अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव्स राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस रिलीजन ऑफ चॉइस। यहाँ पे आप फ्रीली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका कोई अल्टीरियर मोटिव है, छुपा हुआ आपका मकसद है। सिर्फ रिलीजियस आइडिया से गाइडेड होकर के आप कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, आपका मकसद है कि उससे रिलेटेड आपको बेनिफिट्स मिले, तो इस केस में आपको बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे इफ इट इज प्रूवन दैट देयर इज सम अल्टीरियर मोटिव बिहाइंड कन्वर्जन। तो आइडिया सरल है, 3 बातें ही बस यहाँ ध्यान रखनी है, हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट ही SC हो सकते हैं, ST OBC के लिए ये लिमिटेशन नहीं है। अगर कोई इंसान कन्वर्ट आउट कर देता है फ्रॉम हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, तो उसकी SC स्टेटस खत्म हो जाएगी। अगर वो कन्वर्ट करने के बाद रिकन्वर्ट होता है तो उसको इमीडिएटली या ऑटोमेटिकली SC स्टेटस नहीं मिलेगा। उसको साबित करना होगा कि रिकन्वर्जन बोनाफाइड है, कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो रिजर्वेशन वगैरह के बेनिफिट के लिए कन्वर्जन कर रहा है। ऐसा अगर साबित हो गया तो उसको फिर SC बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट प्रारंभ 2026, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, प्रारंभ 2026 इनिशिएटिव रिसेंटली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया। प्रारंभ स्टैंड्स फॉर पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। प्रारंभ ज्यादा कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना कि नया इनकम टैक्स कानून लाया गया है, इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 2025। वो कानून एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2026 से। इस कानून के नए नए प्रोविजंस हम लोग ऑलरेडी न्यूज़ पेपर एनालिसिस में देख चुके हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट में कई सारे नियम बदल रहे हैं, न्यू हो रहे हैं, स्ट्रीमलाइन एंड रैशनलाइज हो रहे हैं। तो इस नए इनकम टैक्स कानून से जनता को फैमिलियराइज कराने के लिए प्रारंभ इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इसमें मल्टीलिंगुअल ब्राउजर्स निकाले जाएंगे, 10 अलग अलग लैंग्वेज में ब्राउजर्स निकाले जाएंगे जिससे जनता को अवेयर किया जा सके अबाउट इनकम टैक्स रिलेटेड रूल्स। उसके अलावा AI ड्रिवन सपोर्ट दिया जाएगा। चैटबॉट कर साथी, आप लॉगिन करके चैटबॉट कर साथी से बात कर सकते हैं समझने के लिए अबाउट द न्यू इनकम टैक्स रूल्स अंडर द एक्ट ऑफ 2025 विच विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। उसके अलावा इनकम टैक्स वेबसाइट को भी अपग्रेड किया जा रहा है। इट विल बी मेड यूजर फ्रेंडली ताकि सिंपलर नेविगेशन हो, आराम से हम अपना टैक्स फाइलिंग वगैरह कर सकें और नए रूल्स के बारे में पढ़ सकें। तो प्रारंभ 2026 क्या है, उसके ऊपर प्रीलिम्स में इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। यू प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट असम चैट।
इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए न्यूज सरल है। असम हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू फ्लोट ए टेंडर फॉर सैटेलाइट दैट विल बी यूज्ड फॉर फ्लड मॉनिटरिंग। तो सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे बाय असम गवर्नमेंट अंडर अ मिशन जिसका नाम है असम सैट। उन सैटेलाइट्स का मेनली इस्तेमाल होगा फ्लड मॉनिटरिंग के लिए, साथ ही साथ ब्रह्मपुत्रा वैली मॉनिटरिंग, रियल टाइम डिजास्टर रिस्पॉन्स, प्लस स्टेट के बॉर्डर्स का भी सर्वे किया जाएगा इन ऑर्डर टू मेक असम इनफिल्ट्रेशन फ्री। दिस असम सैट इनिशिएटिव इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन कोलैबोरेशन विथ इसरो। असम सैट इनिशिएटिव जिसमें असम अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगा, ये पिछले साल के स्टेट बजट में अनाउंस किया गया था। इसके साथ ही असम हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव at least have floated a tender to have satellite of its own for flood monitoring and border surveillance. इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक एकदम वन लाइनर है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि आसाम करंट अफेयर्स क्लासेस में इसको कवर जरूर किया जाएगा, बट फिर भी मैंने सोचा कि आपको एक बार बता दूं, यहाँ पे ध्यान से सुन लो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, वो भी एपीएससी के प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। Election Commissioner of India has appointed a special observer for the Legislative Assembly election of 2026 and that special observer is Sri Manjeet Singh जी IAS retired। ये नाम याद रखिएगा बस। कल जो हमने आपको प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी से रिलेटेड, दोनों स्टेटमेंट सही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इंडिया इज नॉट ए फुल टाइम मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। वर्ल्ड वाटर डे से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही है। एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड चारों स्टेटमेंट्स सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।